Hello students, myself Arjun Gupta, known as AG sir, प्रोफेसर मैथमेटिक्स। एंड आज हम जो है जेई मेन 2021 फेब अटेम्प्ट जो हुआ था उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करने आए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज़ आवर मैथमेटिक्स टीम जो कि इस बार आपके जो पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं पूरे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आई विल बी डिस्कसिंग द पेपर दैट वाज कंडक्टेड ऑन 25 फेब शिफ्ट 1, मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। द कोफिशिएंट्स a b and c of the quadratic equation ax square plus bx plus c are obtained by throwing a dice 3 times। हमने डाई को फेंका, कोई नंबर आया, डाई फेंकने पे हमें पता है नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में ही आने वाला है, तो उससे हमने a सेलेक्ट किया। ऐसे ही एक बार फिर फेंका तो b सेलेक्ट किया और फिर डाई को फेंका, जो नंबर आया वो हमारा नंबर c हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक एंड प्रोबेबिलिटी का मिक्स क्वेश्चन हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके इक्वल रूट्स है। एंड वी नो दैट द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग इक्वल रूट्स इज b इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b और c को सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 इस सेट में से 6 ऑप्शंस है। तो फॉर सेलेक्टिंग A we have 6 options, B के लिए 6 options and C के लिए 6 options। तो sample space contains 216 number of possible outcomes, right। Now we have to find the favorable outcomes। Now जैसा क्वेश्चन में लिखा था equal roots वो favorable है, तो for that b square equals to 4ac, d को 0 कर दिया, राइट। तो यहां से a into c is b square by 4। नाउ a इंटू सी, a और c को हमने 1 2 3 4 5 6 में से कलेक्ट किया है, तो a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो एक इंटीजर होगा। ऑल्सो b इज ऑल्सो सिलेक्टेड फ्रॉम दिस। नाउ b स्क्वायर बाय 4, सो b स्क्वायर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ये गारंटी है, क्योंकि अगर मान लीजिए b 1 हुआ तो 1 स्क्वायर बाय 4 a इंटू सी का प्रोडक्ट 1 बाय 4 नहीं हो सकता, एक इंटीजर ही आएगा, ये हमें समझना है। तो हमने पॉसिबल केसेस जो हैं वो हमने बना लिए। b की वैल्यू या तो 2 है, b की वैल्यू अगर 2 है, राइट, if the value of b is 2, if the value of b is 2, then a into c becomes 1। now a into c 1 कब होगा, जब a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 होगी। now b cannot be 3, 3 square by 4 is not an integer, 3 square मतलब 9 by 4 is not an integer। now b can be 4, 4 का स्क्वायर 16 by 4, 4, तो a into c का जो प्रोडक्ट है वो 4 आ रहा है। तो what can be the possible outcomes, what can be the possible outcomes, a1 c4, a4 c1 and a2 c2, 3 आउटकम्स यहां से आ गए। b5 नहीं हो सकता है, b6 होगा, 6 स्क्वायर 36 बाय 4 9, a इंटू सी का प्रोडक्ट 9। तो पॉसिबल आउटकम्स जो हमें यहां से दिख रहे हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 9 सिर्फ तब होगा जब a और c 3 3 होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल a b c के कॉम्बिनेशन जिसके लिए d0 होगा, 5 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं आउट ऑफ 216 टोटल कॉम्बिनेशंस। सो द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 5/216। करेक्ट ऑप्शन 4 आंसर मेंशन्ड है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, नॉट दैट मच ऑफ प्रॉब्लम जो इसमें एनकाउंटर होनी चाहिए थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D, और अगर आप लेक्चर्स ध्यान से देखें तो पक्का ऐसा क्वेश्चन क्लास नोट्स में आपको लेक्चर नोट्स में जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है करवाया जाता है जनरली। सो क्या दे रखा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, देयर आर टू लाइंस, राइट, और उनके बीच में एंगल है अल्फा, ठीक है। हुज डायरेक्शन कोसाइंस, तो उन दोनों लाइन के जो डीसीज हैं वो इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। l प्लस एम माइनस एन 0, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन रेज पावर 4 अल्फा प्लस कॉस रेज पावर 4 अल्फा। सो आवर एम इज टू फाइंड द डीसीज ऑफ दीज टू लाइंस L1 L2। डीसीज आ जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके आई विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, तो मैं फाइनल आंसर तक पहुंच जाऊंगा। नाउ टू इक्वेशंस आर ऑलरेडी गिवन एंड वन इज जो हम पता है, यूनिवर्सल लॉ है डीसीज का। अगर लाइन की डीसीज एल एम और एन है, सो क्या रिलेशन हमें पता है, दिस वन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज 1, राइट। सो वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। यूजिंग these we will be solving the values of L, M and N. So
व्हाट आई एम डूइंग इज यूजिंग दिस इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को एन स्क्वायर रख दिया, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, so n comes out to be plus minus 1 by root 2, right? Also, if I put the value of n square here, so L square plus m square become 1 by 2. L square plus m square becomes 1 by 2, and putting the value of n in this equation, let us consider that n is 1 by root 2 for a time being, so L plus m will become 1 by root 2, right? Now again two equations and I need to find the values of L and m. So if I can write from this equation L plus m whole square minus 2 Lm is equals to 1 by 2. Now the value of L plus m is 1 by root 2. 1 by root 2 का whole square becomes 1 by 2. 1 by 2 से 1 by 2 gone. That means L into m comes out to be 0. So either L is 0 or m is 0. Either L is 0 or L is 0, है ना, or m is 0. If L is 0, I put it here, m will be 1 by root 2. ठीक है, n की वैल्यू ऑलरेडी हम 1 बाय रूट 2 कंसीडर कर रहे हैं, और अगर l 1 बाय रूट 2 है तो m 0 हो जाएगा, राइट? दो केसेस हो गए, m 0 तो l 1 बाय रूट 2, और अगर l 0 तो m की वैल्यू 1 बाय रूट 2, राइट? थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर है. सो व्हाट आर द टू पॉसिबल DCs ऑफ अ लाइन? l 0, m 1 बाय रूट 2, n 1 बाय रूट 2, राइट? n यहां से हमने 1 बाय रूट 2 लिया है, और अगर m 0 है, l 1 by root 2 है, n 1 by root 2. So this is the DCs of line 1 and this is the DCs of line 2. तो DCs को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट DCs मतलब वैसे ही यूनिट वेक्टर होता है, तो अपॉन में मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो वो तो वैसे ही 1 1 आ जाएगा. डॉट प्रोडक्ट किया, 0 1 by root 2 into 0 0, 1 by root 2 into 1 by root 2 1 by 2. तो cos alpha is coming out to be 1 by 2. Cos alpha 1 by 2, तो sin alpha is definitely root 3 by 2. Just put the values of cos alpha and sin alpha raised to the power 4 and simplify it. We'll get the answer 5 by 8, which is written in option number 3. So 3 option will be the correct option. ठीक है बेटा, चलिए, very good. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. अब ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दिखने में बहुत डराता है, डराने जैसा फॉर्मेट दिया गया है. भाई देखिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा तो वो दिखने में डराएंगे उसको, है ना, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सॉल्व करना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल. हाँ, थोड़ा सा लास्ट में ये कैलकुलेटिव मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस फॉर्म में हम इंटीग्रेट करके आंसर देते हैं, इन्होंने फाइनल आंसर थोड़ा सा घुमा के लिखा है. देखते हैं कैसे. वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस. अच्छा, यहाँ जो साइन टू थीटा है, मैं इसे 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ, और 1 माइनस cos टू थीटा जो है, अगर इसे मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा देखूं तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा. ठीक है, और sin टू थीटा को क्या लिख लिया बेटा? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. तो 2 sin थीटा इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा से खत्म. बाहर क्या बचा? कॉस थीटा. और अंदर अब यहां देखो, सिर्फ ऊपर कॉस थीटा बचा है, सारा टर्म्स, हर टर्म sin थीटा की टर्म्स में. तो क्यों ना मैं इसमें sin थीटा को कोई एक वेरिएबल t या कुछ एज्यूम कर लूं, जिसके कारण इसका डेरिवेटिव, बाहर cos थीटा बैठा ही था, cos थीटा डी थीटा बन जाए dt. जैसे ही ये स्टेप आपने किया, ये देखिए, sin थीटा वही हमने किया है, वहां पे 2 sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा बाहर बैठा था जो मैं अभी आपको बता रहा था, sin थीटा को t रखा, cos थीटा डी थीटा dt बन गया. सो दिस बिकम्स t रेज़ पावर 6 प्लस t रेज़ पावर 4 प्लस t स्क्वायर रूट ओवर 2t रेज़ पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 dt. अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है कि अगर यहां से हम एक t बाहर निकालें और उस t को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, तो वो t स्क्वायर बन के जाएगा, राइट? तो यहां से t कॉमन लिया तो t रेज़ पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस t बचा, और अंदर t स्क्वायर गया तो 2t रेज़ पावर 6 प्लस 3t रेज़ पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, अगर हम इसको z मान लें, अगर हम इसको z मान लें या z स्क्वायर मान लें, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव में पूरा 12 बाहर आएगा, और ये जो बाहर बचा हुआ है यही पूरा dt के साथ कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस बिकम्स dz बाई 12. सब्स्टिट्यूट किया, dz बाई 12 इंटीग्रल रूट dz रूट z dz, रूट z का इंटीग्रेशन z रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, तो 2 6 3 18, ये इसका इंटीग्रल आ गया, z की वैल्यू दोबारा रख दी. अब यहां तक जब पहुंच गए तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं, तो साइन वाले दो ऑप्शंस दिख रहे हैं.
पर इन साइन थीटा की फॉर्म में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अब दो ऑप्शन कॉस थीटा की फॉर्म में, तो इसका मतलब यहां जितने भी साइन थीटा की टर्म्स हैं साइन स्क्वायर थीटा से, हमें इसको कॉस की पावर्स में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल बी टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, दैट साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 2 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6, करेक्ट। और इस पूरे की पावर में 3/2 चल ही रहा है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेज पर 4 थीटा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6। नाउ जस्ट वी विल बी सिंप्लीफाइंग दिस, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 प्लस 2 कॉस रेज पर 4 थीटा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 एंड 2 प्लस 3 प्लस 6 बिकम्स 11, राइट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एडजस्ट करके चेक किया, फाइनल एक्सप्रेशन ये आता है। अब हम मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है उससे आंसर 3 जो है 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस रेज पर 4 थीटा माइनस 2 कॉस रेज पर 6 थीटा अपॉन 1/18 और इसकी पूरी की पावर 3/2। सो द थर्ड ऑप्शन फॉर दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो यहां साइन के बाद जो कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है वहां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाता है, बट स्टिल ये हम अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और जैसा कि आपको बताया जाता है जेई मेंस टॉपिक्स के रिलेटेड जो 3-4 टॉपिक्स हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग, उसका जरूर से 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस पेपर में भी क्वेश्चंस थे, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन ही इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। उस पर्सन की हाइट को नेग्लिजिबल मानना है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे, इग्नोर द मैन्स हाइट, ऐसा दिया हुआ है। अब देयर इज अ बोट, आई थिंक बोट है, जो उस टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। मैन एट द टॉप इज लुकिंग एट अ बोट, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, राइट, बोट पे एक पॉइंट पर वो 30 डिग्री है। अब आफ्टर 20 सेकेंड्स वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जो है बोट चल रही है। आफ्टर 20 सेकेंड्स द बोट इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट चेंजेस टू 45 डिग्रीज, राइट। सो वो बोल रहा है कि और कितना टाइम उसे लगेगा उसे फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए, राइट। यू कैन रीड द क्वेश्चन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्रीफली टू यू। सो let us first draw the diagram. In heights and distances it is very necessary to draw the diagram accurately. So man at the top of a tower, foot of the tower, let's say it's Q point, height of the tower let us assume H. Now at some point A the angle of depression was given to be 30 degree, and we know that if this is 30 degree, so angle of elevation from A will also be 30 degree only. After some time it has traveled a distance x, that time is 20 seconds, reaches the point B, and then from B to foot how much time will it take, where the angle of depression was 45, so elevation becomes 45 also, right. So let us, I have assumed the AB distance to be x and the B say foot, that is Q, to be y. So in the triangle PAQ, h upon x plus y is tan 30 degree. I'll get an equation x plus y equals to root 3h. I'll put it at equation number 1. Next, in this triangle PBQ, but this is also a right angle triangle, na? So h upon y becomes tan 45 and h and y are both equal. So I am putting this value of h in this equation, right. H is equals to y, so x plus y equals to root 3y, x plus y equals to root 3y. So I am getting a relation between x and y is x equals to root 3 minus 1 times y. Now what will be the, it's given that the person or the boat takes 20 seconds to reach from A to B. So the speed of the boat, distance traveled upon time, so x upon 20 becomes the speed. I have assumed the speed to be v. Now this is a uniform speed which is given in a question, it's not changing, the boat is moving at this speed only. Now we need how much time it will take to reach from B to Q. To reach from B to Q, to reach it from B to Q, time taken will be distance by speed, right. So distance is y and the speed is v, so y upon v. Now
the value of y from here is x upon root 3 minus 1 and v is x upon 20. X gets cancelled, 20 upon root 3 minus 1, rationalize it, root 3 plus 1 से multiply divide, नीचे 2 आएगा, 2 gets cancelled, 10 times root 3 plus 1 seconds more it will take to reach B. So if you check from the options, 10 times root 3 plus 1 is written in option number 4. Fourth answer, fourth option for this question is the correct option. बिल्कुल लल्लू सा, बिल्कुल लड्डू सा, छोटा सा क्वेश्चन है, जरूर से करके आना है इस टाइप के क्वेश्चंस. आगे के अटेम्प्ट भी आप करते हैं तो आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, रीजनिंग और इनका खास ध्यान रखना है और क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट अ क्वेश्चन, अगेन नॉट दैट मच ऑफ अ टच क्वेश्चन, इन्फिनाइट जीपी का जो हम सम कहते हैं, बेस्ड ऑन दैट. theta and phi, they are acute angles given 0 से pi by 2 के बीच में. x is a sum of a series n starting from 0, तो cos raised to 0 1 1 plus cos square theta plus cos raised to the power 4 theta and so on till infinite terms. And because it's a cos square theta and theta is from 0 to pi by 2, so definitely cos square will be less than 1. So common ratio becomes cos square theta. So the sum of infinite series we can find by a upon 1 minus r, infinite GP का sum, right? So x is a series like this, sum of this series becomes 1 upon 1 a upon 1 minus r, 1 minus cos square theta is sin square theta. तो x हमने find कर लिया 1 by sin square theta. Similarly y is sin 1 plus sin square phi plus sin raised to the 4 phi, same concept, infinite GP, we can find the value of y also, right? So the value of y becomes 1 upon 1 minus sin square phi, that is 1 by cos square phi. First and second two equations. Now z पर आते हैं. z is again a series. Similarly n को 0 रखने पे 1 plus cos square theta sin square phi plus cos raised to power 4 theta sin square phi. Again it's an infinite GP and you can say that the common ratio becomes cos square theta into sin square phi. So a upon 1 minus r से z की वैल्यू निकाल ली. We need the relation between x, y and z. So from here, what is the value of cos square theta? The value of sin square theta is 1 by x. So cos square theta is 1 minus sin square theta. So 1 minus 1 by x, and similarly sin square phi from this will comes 1 minus 1 by y. Just rationalize it and simplify it and get the relation between x, y and z. The correct relation comes out to be xy plus z equals to x plus y into z. You can check, it's written in option number 4. So the fourth option for this question becomes the correct option, right? चलें बेटा आगे. चलिए, very good. Now next question. Again it's based on 3D. 3D में lines पे based question. Second question देख सकते हैं आप, 3D पे based. First direction cosines का एक आया था. Now next question is of lines. The equation of a line through the point, एक line की equation निकालनी है जो इस point से pass कर रही है and एक given line के perpendicular है. बिल्कुल standard question है, ज़रूर आपने 3D अगर practice करा है तो ऐसा question करा ही होगा. क्या करना है, diagram मैंने बना दिया है. This is a given line whose dRs are 2, 3 and minus 2. We need to find the equation of this line. इस line की equation निकालनी है which passes through 0, 1, 2 and is perpendicular to this line. What we can do is, this line is given. So in terms of lambda, I can assume the coordinates of any point B, right, lying on this line. What are the coordinates of this point? 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 1, minus 2 lambda plus 1. Now to find the value of lambda, what I'll need to do is dRs of this vector and this vector. These two vectors are perpendicular. इनका dot product 0 होगा. So this vector becomes 2 lambda plus 1 minus 0, 3 lambda minus 1. Right, ऐसे कर लो, डायरेक्शन ऐसे ले लो, नो इश्यूज. ठीक है. सो दिस माइनस दिस करके हमने dRs जो है उसके निकाल ली. सो इट बिकम्स 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1. राइट, ये आ गए जिस लाइन को फाइंड करना है उसके dRs, और गिवन ये है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. वो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया. जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट 0 करके लैम्डा निकालेंगे, इट कम आउट टू बी 2/17. बेसिकली पर्पस क्या है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ये पॉइंट आ गया ना, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मैं लिख ही सकता हूं. बेसिकली पॉइंट तो पता ही है, dRs के लिए पॉइंट चाहिए था, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट. ठीक है, तो जैसे ही लैम्डा आया, लैम्डा की वैल्यू मैंने रख दी बेटा इसमें. ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे, वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, और directly you can put the value of lambda here to get the dRs of the line which have to be found. It comes out to be 21 is to minus 28 into minus 21. You can cancel out 7.
3:-4:-3, or because they are DRs, either you take a vector in this direction or in opposite direction, it doesn't matter, they are DRs infinite हो सकते हैं, है ना? तो माइनस साइन से चेंज करेंगे तो this. Now we have the DRs, we have the point, we can find the equation of line. क्या होगी? x minus 0 upon either it will be 3 or minus 3. Then वो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, तो वो क्या है, -3 के साथ दे रखा है. ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है. यू कैन राइट द लाइन नाउ. y minus 1 upon 4 इज इक्वल्स टू z, कितना था पॉइंट, -2 upon 3, और इट कुड हैव बीन 3 -4 एंड -3 ऑल्सो नीचे इन प्लेस ऑफ -3 4 3, जो भी है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है. देयर कैन बी इन्फिनाइट ऑफ सच DRs, राइट? सो ऑप्शन 1 बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. अगेन 3D का क्वेश्चन, नॉट दैट मच टफ, बिल्कुल स्टैंडर्ड सा करा जा सकता है, राइट? नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग. लीजिए, स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन में एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और एक मैथमेटिकल रीजनिंग, जेई मेंस टॉपिक्स के एक्सक्लूसिव चैप्टर्स में से क्वेश्चन, राइट? और जैसा कि एक्सपेक्ट करते हैं, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, यू कैन चेक द ऑप्शंस, और यू कैन गो बाय प्रॉपर्टीज आल्सो, राइट? एनीथिंग दैट यू वांट. एंड जैसा कि आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बताया गया है कि A implies B इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ A और B, करेक्ट? इन दोनों की ट्रूथ टेबल्स, ट्रूथ वैल्यू सेम होती हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं. उसी की प्रॉपर्टी की मदद से हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू विच वन, राइट? सो A implies B implies A was given. So B implies A को I can write not of B or A using this identity which I told you, right? अच्छा, अब A implies, ये पूरा C स्टेटमेंट है, तो not of A or this. Now using associative law I can associate not of A, और है ना दोनों में, तो I can associate not of A with A. So not of A and A becomes the whole sample space. भाई A set and not of A का union करा तो पूरी sample space आ गई. तो पूरी sample space मतलब always true, तो उसको T लिख लिया. अब always true का किसी के साथ भी union करेंगे तो पूरी sample space ही हमेशा आएगी. तो that means it's always a tautology. It's always a tautology, not tantology, right? By mistake they have printed it, so it's a tautology. Now we can check from options कि which of the options is also a tautology. तो हम अगर जैसे मान लीजिए B ऑप्शन पर आते हैं, right? So A implies, let's say this is C, so A implies C को इससे मैं अगर लिखूं तो not of A और C हो जाएगा, right? So not of A और C मतलब ये पूरा स्टेटमेंट A और B. Again associative law, नॉट ऑफ ए और ए को एसोसिएट किया तो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को एसोसिएट किया, यूनियन किया, बेसिकली यूनियन बी के साथ, तो इट्स ऑलवेज अ टोटोलॉजी. तो सेकंड ऑप्शन से हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा है. तो डायरेक्टली वी कैन से दैट बी ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? यू इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल्स ऑल्सो एंड यू कैन चेक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Exclusively this is for quadratic. Very simple question, again very simple question, खटाक से सॉल्व होना चाहिए जल्दी से. The integer k, देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं है, some of the questions are medium level, some of very good questions also, right? We will be encountering problems furthermore in this paper, but this one was very simple. The integer k, हमें k की integer value बतानी है for which this inequality is valid for all x in real. एक inequality तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, वेरिएबल नहीं है. तो एक इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव तब होगी बेटा जब हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ विल लाई कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, एंड फॉर द ग्राफ टू लाई कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस इट्स लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन, एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. नाउ दिस कंडीशन इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ. हमेशा हमने चेक किया ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये तो कंडीशन खत्म. विल डायरेक्टली अप्लाई d लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. आप अप्लाई करिए, सिंपल कैलकुलेशंस, खटाखट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी. फैक्टर भी हो जाते हैं, k माइनस 4 इंटू k माइनस 2 लेस देन 0. k लाइज बिटवीन 2 and 4. इंटीजर वैल्यू पूछी है तो बिटवीन 2 and 4 ओनली वन इंटीजर दैट इज 3 इज देयर. सो the integer becomes 3. ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, ऑप्शन 1 is the correct option. क्लियर? जैसे मैंने कहा वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ
parabola and direct, again formula based direct question based on the equation of a tangent of a standard parabola. Parabola is y square equals to 6x, which is of the form y square equals to 4ax. Tangent is drawn on this और वो tangent इस लाइन के perpendicular है. That means they are asking the slope form of tangent. Perpendicular से slope आती है. The slope of this line is -2. That means the perpendicular line, any line which is perpendicular to this will have the slope 1/2, m1 m2 -1 से. तो tangent जो है parabola की उसकी slope कितनी हो गई? 1/2. याद करिए जल्दी से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट क्या होती थी? ये सब कैलकुलेशंस अगर हमने अच्छे से पढ़ा है डायरेक्ट माइंड में हो जाती हैं. y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, राइट? देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस a बाय m. नाउ a 4a इज इक्वल्स टू 6, सो वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 3/2. बस यही छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो सब सही होता चला जाएगा. तो y equals to mx plus a by m. Slope of tangent already we have found it is 1/2 because it was perpendicular to this line. Put the value of m as 1/2. So the equation comes out to be y equals to x by 2 plus 3 or x minus 2y plus 6 equals to 0. The question was which of the following point does not lie on it. अरे यार चेक करना है, सिर्फ पॉइंट ऑप्शन से चेक करना है कौन सा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करते. 1 2 3 सब करते हैं, 5,4 नहीं करेगा, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th. अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा ट्रिकी, अच्छा सा क्वेश्चन है ना. ऑप्शन बढ़िया तरीके से बनाए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते कई बार स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अंडरलाइन कर लेना जैसे पिछले वाले में था. नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है बताना है. एक फंक्शन एफ एन जी दोनों नेचुरल टू नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है. फंक्शन इज एफ ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एफ एन प्लस एफ ऑफ 1 for all natural numbers. You can see that input is also natural numbers and codomain, that means range will also come out from this set. So range is also a set of natural numbers. ठीक है ना, मतलब रेंज जो भी होगी वो नेचुरल नंबर्स में से ही आएगी. ठीक है, एंड g is any arbitrary function. Which of the following statement is not true? I can definitely find a series form कर सकते हैं. जैसे let's say if I put n as 1, right, n as 1, so the value of f of 2 will come out to be 2 times of f of 1. Then f of 3 निकालना है, n को 2 रख दो, n को 2 f of 2 आएगा, तो f of 3 will come out to be 3 times f of 1, right? आप देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ है. ऐसे f of 4 करेंगे तो 4 टाइम्स f of 1. ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो fn की वैल्यू कितनी आ गई? n टाइम्स f of 1. Now f of 1 will be what? f of 1 is a natural number, either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or anything. ऐसा ही कुछ होगा. तो डेफिनेटली f of 2 से लेकर f of n तक की जितनी भी वैल्यूज हैं सब अपने आप में यूनिक है. f of 1 से स्टार्ट कर लो चाहो तो, हर f of 1 की जो वैल्यू होगी वो f of 2 की अलग होगी, f of 3 की अलग होगी. तो डेफिनेटली f is a 1 1 फंक्शन. तो f is 1 1 is a true statement we have to mark and not true, तो नहीं हो सकता. ऐसे ही हम ऑप्शंस अगर चेक करेंगे तो कह रहा है, जैसे थर्ड ऑप्शन है, लेट्स से इफ g is on 2 then fog is 1 1. वो कह रहा है कि अगर g on 2 फंक्शन है तो fog जो होगा वो 1 1 होगा. अब देखिए fog के डिफाइन, f of gx के डिफाइन होने के लिए पहले इनपुट फंक्शन कौन सा आएगा? gx फंक्शन आएगा. अब वो कह रहा है ये on 2 फंक्शन था, तो लेट्स से द मैपिंग ऑफ दिस आई ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, और इधर से ये f फंक्शन आ रहा था. ठीक है, तो यहां से यहां जब मैं डिफाइन करूंगा दिस विल बिकम f of gx फंक्शन. क्लियर, यहां से कुछ आउटपुट आया, यहां से कुछ आउटपुट आया. नाउ फाइनली अगर हम देखें इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है, इसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है. g was an onto फंक्शन, g was an onto फंक्शन. क्या fog x 1 1 है? क्या नहीं है. दो इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा है, इट्स नॉट 1 1. सो थर्ड ऑप्शन विल बिकम which is not a true statement, right? So the correct option becomes 3, right? बाकी आप जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे चेक करेंगे वो करेक्ट आ जाएंगे. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज्योमेट्री में इन्होंने इस बार थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, उस फॉर्म में पूछा है. तो बेसिकली जब भी हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है लोकस किस टाइप से या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल इन अ 2D फॉर्म, सो वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एज x प्लस आइटा y. ये समझा है, लोकस x और y की टर्म्स में आ रहा है. क्वेश्चन क्या है? लेट द लाइन्स
फर्स्ट एंड दिस, है ना, बी नॉर्मल टू अ सर्कल सी। अगर दो लाइन सर्कल की नॉर्मल है, मतलब उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट विल डेफिनेटली बी द सेंटर। सर्कल की नॉर्मल मतलब सेंटर से जो पास कर रही है, ठीक है। तो हम उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके सेंटर निकालना चाहेंगे। इफ अनदर लाइन, लाइन 3 इज टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, वो ये जो लाइन है वो उस सर्कल को टच करती है तो उसका रेडियस क्या होगा। अगेन हम सेंटर निकाल चुके हैं अगर, और इस लाइन की इक्वेशन को भी हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वो टेंजेंट है, रेडियस होगा। ये कंसेप्ट समझ में आता है। अब बस हमारा एम है लाइंस की इक्वेशन को सही से फाइंड करके सॉल्व करना। तो लेट अस पुट z एज x प्लस आयोटा y, z बार इज x माइनस आयोटा y, हेयर एंड हेयर बोथ। तो जब हमने पहली लाइन में रखा 2 माइनस आयोटा z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा z बार, z को x प्लस आयोटा y, z बार बिकम्स x माइनस आयोटा y एंड जस्ट वी सिंप्लीफाई इट, ठीक है। ऑल द रियल पार्ट्स विल गेट कैंसल्ड, ओनली द इमेजिनरी पार्ट रिमेन्स, सो दैट मीन्स इट इज जीरो व्हेन द इमेजिनरी पार्ट का आयोटा का कोफिशिएंट इज जीरो, ठीक है। तो इट बिकम्स x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, सो आई एम पुटिंग इट एज लाइन 1। हमें पहली लाइन की इक्वेशन पता चल गई। ऐसे ही हमने जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी, कहां गई, ये रही, 2 प्लस आयोटा जेड एंड आयोटा माइनस 2 जेड बार माइनस 4 आयोटा में भी z को x प्लस आयोटा y और z बार x माइनस आयोटा y रखकर सॉल्व कर लिया। इसमें से भी रियल पार्ट जो है पूरा साफ हो जाता है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट बचता है, उसको जैसी जीरो करते हैं विल गेट एन इक्वेशन L2 सेकंड। So these two were the normals of a circle C. So we will be solving these two lines together simultaneously to get the coordinates of the center. Solve L1 and L2, we get the coordinates of center as 1, 1 by 2 that you can check. I hope no one will face the issue कि हम दो लाइंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये एटलीस्ट मुझे नहीं बताना पड़ेगा, अब कर लेंगे। अब हमारा एम है रेडियस, तो उसके लिए थर्ड लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। तो हमने अगेन उसके अंदर वही जो लाइन दे रखा है, z को x प्लस आयोटा y, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट स्टिल इट इज ऐसा नहीं कि छोड़ दे, कर सकते हैं हम, है ना। तो z बार हमने रख दिया x माइनस आयोटा y, रख के सॉल्व किया, राइट। तो यू कैन सी दैट x माइनस वाई प्लस 1 प्लस आयोटा x माइनस वाई प्लस 1 बिकम्स द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ। तो जैसे ही कॉमन आया 1 प्लस आयोटा डेफिनेटली नॉट जीरो, सो दिस हैज टू बी जीरो। So the line which is a tangent to that circle comes out to be x minus y plus 1 equals to 0. So the radius of a circle is the distance from the center to this line. Distance formula है point का line से, हमने रख दिया, solve कर लिया, तो that distance comes out to be 3 by 2 root 2 which becomes the radius of the circle. Radius is 3 by 2 root 2 which is written in option number 3. So the third option for this question will be the correct option. ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अ बिट लेंदी वी कैन से, कैलकुलेशंस करेंगे आप तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट कैलकुलेशंस बहुत टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, राइट। थीटा की इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई में एंड दे आर आस्किंग कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल sin टू थीटा प्लस tan टू थीटा इज ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में थीटा की किन वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट एज sin टू थीटा अपॉन cos टू थीटा, और यू कैन टेक tan टू थीटा कॉमन ऑल्सो। If you take tan 2 theta common, so it will become 1 plus cos 2 theta. Tan 2 theta into sin 2 theta बन जाएगा, right? Now 1 plus cos 2 theta is definitely if cos 2 theta is not minus 1, we will not be considering। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखें तो सब जगह ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट्स वैसे भी काउंट नहीं कर रहे। तो 1 plus cos 2 theta इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा cos 2 थीटा हमेशा -1 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो दिस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए tan 2 थीटा का पॉजिटिव होना कंपलसरी हो गया। थीटा था 0 से 2 पाई तक, तो 2 थीटा होगा 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 2 थीटा 0 से पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई से 5 पाई बाय 2 एंड देन 3 पाई से 7 पाई बाय 2। ये थीटा है, 2 थीटा है, तो थीटा 2 से डिवाइड कर दिया, खट करके हमारा पास इंटरवल आ गया। हमने ऑप्शन चेक किया 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2 से जो भी ऑप्शन चेक किया, तो सेकंड ऑप्शन में हमें ये आंसर लिखा हुआ दिखा, तो खट करके हमने मार्क कर दिया। अगेन नॉट दैट मच ऑफ टफ प्रॉब्लम। अगर हम ऐसे देखते हैं, ये हमें ऑब्जर्व हो जाता है, तो बहुत फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक लाइन दे रखी है ax प्लस by
plus c is equals to 0. This is a line, and then a point P is given with coordinates x1 comma y1, and we need to find the image of this point P. I hope you remember the formula. क्या होता था बेटा? x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. This is the formula of image. The coordinates of image are x comma y. So directly image of the point in the line lies on. तो हमें तो 3,5 की इमेज निकालनी है और जो इमेज आएगी ऑप्शन से चेक करना है. That's what we have to do it. So वही जो मैंने बताया फॉर्मूला लगाया, इमेज निकाली 4,4, ऑप्शन से चेक कर लिया. 4,4 रखो, फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी को नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. स्वीट एंड सिंपल, फिनिश, दैट्स इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th रोलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, बट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. कई बार रोलीज थ्योरम में कंफ्यूज जाते हैं. रोलीज थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है? इफ अ फंक्शन इज continuous and differentiable in an interval and f of a and b boundary points, f of a equals to f of b, then between a and b there exists at least one point such that f dash c is equals to 0. c a और b के बीच का कोई पॉइंट है, राइट? रोलीज थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन x cube minus ax square plus bx minus 4 in the interval 1 to 2, and also between 1 to 2 there is a point 4/3 where f dash x is 0. तो हमें इस फंक्शन का a और b ऑर्डर पेयर बताना है. तो रोलीज थ्योरम के एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? f of 1 बाउंड्री पॉइंट्स पर वैल्यू फंक्शन की सेम. f of 1 शुड बी इक्वल टू f of 2. वेरी सिंपल, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 2 एंड फॉर्म एन इक्वेशन. f of 1 इक्वल टू f of 2 हमने रखा, x को 1 x को 2, इक्वेशन बना ली. a और b में एक रिलेशन आ गया, 3a minus b इक्वल टू 7. नाउ वी नीड वन मोर इक्वेशन, एंड फॉर दैट कंडीशन इज गिवन, f dash 4/3 इक्वल टू 0. जस्ट डिफरेंशिएट इट and put the value of x as 4/3 and put it to 0. f dash x निकाला, f dash 4/3 0 है, कैलकुलेशन किया, again we get a relation minus 8a plus 3b equals to minus 16. Now what we are getting? We are getting two equations and two variables. Just solve these two equations simultaneously to get the values of a and b. The value of a is 5 and the value of b is 8. Ordered pair a comma b पूछा है, 5 comma 8 is written in option number 2. So that becomes the correct option. क्लियर? आगे चलते हैं 15th. इसको मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं, थोड़ा सा लेंदी मान सकते हैं आप, थोड़ा सा कैलकुलेशंस मान सकते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग था, राइट? इफ द कर्व्स two ellipses are given, intersect each other at an angle of 90 degree, basically they are orthogonal, the two ellipses intersect, then they are orthogonal, ऐसा बोल रहा है. then which of the following relations इनमें से कौन सा ट्रू होगा? मान लेते हैं जिस पॉइंट x1 y1 या xy जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पर जो इन दोनों बेसिकली कर्व्स पे tangents की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. differentiate it and get the slopes at a point. Let us start doing it. Derivative 2x by a plus 2y by b dy by dx equals to 0, right? Exactly, is equals to 0. So the value of dy by dx from here comes out to be minus bx upon ay, x comma y वो point है जहाँ intersect करते हैं, let us assume it. Similarly, second curve को differentiate किया, we get the value of dy by dx as minus, it's not dx, ये वाला dx नहीं है ना, ये वाला बेटा d और x वो point है ना, don't confuse it with that. तो minus dx upon cy. Now m1 m2 should be definitely -1. m1 m2 -1 किया, so we are getting an relation b d x square upon ac y square is equals to -1. ये मैंने इक्वेशन बना के रख ली. अब मुझे जो रिलेशन चाहिए वो ABCD में चाहिए, तो I need to eliminate this x and y. So these x and y are the coordinates of the point where the two curves are intersecting. तो दोनों में x और y था. अब मैं उन दोनों कर्व्स की हेल्प से रिलेशन फाइंड कर रहा हूं x स्क्वायर y स्क्वायर में, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग दोस टू इक्वेशंस, राइट? इन दोनों इक्वेशंस को आई एम सब्ट्रैक्टिंग, राइट? दिस वन एंड दिस वन, एलिप्स की जो इक्वेशन दे रखी है, तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई विल गेट c माइनस a अपॉन ac x स्क्वायर प्लस d माइनस b अपॉन bd y स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम हियर आई कैन पुट bd x स्क्वायर अपॉन माइनस ac इक्वल्स टू 0, बिकॉज सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया था. अब यहां से x स्क्वायर कॉमन आके हट जाएगा. आई विल जस्ट गेट अ रिलेशन बिटवीन
आई विल जस्ट गेट अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी, वो भी बहुत आराम से, बी डी से बी डी कट जाएगा, ए सी कॉमन आके हट जाएगा, तो जस्ट आर कंडीशन विल बिकम सी माइनस डी इक्वल्स टू ए माइनस बी। एडजस्ट करने की बात है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, यू विल सी दैट ऑप्शन इज रिटन इन दैट वैल्यू, दैट एक्सप्रेशन इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2, सो ऑप्शन 2 फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, चलें आगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये m1 m2 -1 के बाद वाली, ये थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, नहीं एकदम से कई बार क्लिक करता है, बट स्टिल ठीक है, हम ऐसे प्रोसीड करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 16th, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस शिफ्ट ऑफ दिस पेपर, 25th तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है लिमिट नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एडवांस में ज़रूर पूछा था, जिसे हमें एस्टिमेशन से थोड़ा सॉल्व करना पड़ा था। बाकी जो कुछ इस टाइप की सीरीज़ होती हैं, जैसे ये एच पी है 1 + 1/2, इस टाइप के फंक्शंस का कई बार हम इंटीग्रेशन जो है गामा फंक्शन वगैरह की हेल्प से करते हैं, या 1/(1)(2)², 1/(3)², 1/(4)², इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, शायद वो π² और समथिंग अप्रोच करता है। ये सब हमारे जेई सिलेबस में नहीं, इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तब पढ़ते हैं, गामा फंक्शन से इंटीग्रेशन उसके थ्रू आता है, राइट। अभी के लिए हम कैसे इसको करेंगे वो हम देखते हैं, वी विल नॉट यूज दैट थिंग, बट how we'll find it, that we'll see. First limit we have to find, we'll see the indeterminate form, 1 + 1/2 + 1/n. This sum is definitely less than n, ये तो गारंटी है। अगर यहाँ पर 1 1 1 1 भी होता, 1/2 1/3 1/4 की सबकी जगह भी 1 1 1 1 होता, तो भी इसका सम n की तरफ टेंड करता, अपॉन n² किया तो डेफिनेटली 0 जा रहा है। तो 1 + 0 दैट इज 1⁻∞ फॉर्मेट, 1⁻0 को 1⁻∞ फॉर्मेट को हम e की पावर में ले जाके सॉल्व करते हैं, e⁻gx into fx -1। तो जब हम fx -1 करेंगे, 1 gets cancelled, so it will become e⁻⁴ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रह जाएगा। fx -1 करेंगे, 1 + 1/2 + 1/3 and so on up till 1/n upon n² आएगा। 1n will also get cancelled. Now this is not a standard type of a limit, it is not possible to solve it with the help of limit as a sum also, definite integration में जो पढ़ते हैं, क्योंकि r/n का फॉर्म ही नहीं बन रहा है कहीं से भी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं फिर? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है बेटा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल बी, ठीक है, तो हम इसका जो वैल्यू है कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर ये जो है ना, मैंने दो, जैसे 1 1/2 1/3, तो मैंने 1/2 1/3 को कंबाइन कर लिया, 1/2 1/3, फिर आगे की 4 टर्म्स को कंबाइन किया, 1/4 1/5 1/6 1/7, फिर आगे की 8 टर्म्स को, ऐसे टर्म्स कंबाइन करते मैं चला गया, और लास्ट में 1/n तक। अब मैं कर क्या रहा हूं, 1/3 को 1/2 से रिप्लेस कर रहा हूं। डेफिनेटली 1/3 और 1/2 में 1/3 बड़ी चीज, 1/3 जो था वो छोटा है 1/2 से, ठीक है, 1/5 1/4 से छोटा है, 1/6 1/4 से छोटा है। तो ये जो s पूरी सीरीज है, जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया, तो s डेफिनेटली इस सीरीज के सम से कम आएगा। 2 बार 1/2 1/2 करूंगा तो सम 1, 4 बार 1/4 1/4 करूंगा तो इसका भी सम 1, 8 बार 1/8 1/8 1/8 करूंगा तो उसका भी सम 1, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट में 1/2 की पावर p, 1 ऐसे करते करते 1/2 की पावर p तक गया। और मैं बोल रहा था कि लास्ट में ये जो लिखा हुआ था वो 1/n लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, 1/2 2 बार आया, ये सेकंड, मतलब इन दोनों से 1 आया। 1/4 4 बार आया, ये 1 आएगा। 1/2 की पावर p, 1/4 4 बार, तो 1/2 की पावर p, 2 की पावर p टाइम्स जो है आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 टोटल कितनी बार ऐड हुआ है हमें देखना है। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म का कारण 1, ये थर्ड टर्म के कारण 1, तो ये pth टर्म के कारण टोटल जो है 1 आ गया। तो सम जो होगा टोटल, ये 1 1 1 1 1 बेसिकली 2 की पावर p है ना, तो ये p + 1th टर्म हो गई बेसिकली 1, मतलब 1/2 की पावर 0 से 1/2 की पावर p तक गए, तो टोटल p + 1 टर्म्स हो गई। तो सम जो होगा s वो डेफिनेटली p + 1 से कम होगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज डेफिनेटली लेस देन p + 1। अगर मैं p + 1 भी मानता हूं इसको, है ना, तो लास्ट में आपने ये देखा था कि ये जो बंच बना था लास्ट में 1/n का, वो कितना बना था, 1/2 की पावर p का बना था। तो डिनोमिनेटर में जो n है, डिनोमिनेटर में जो n है वो कितना हो गया बेटा, 2 की पावर p जो है उससे रिप्लेस हो गया। तो ऊपर की मैक्सिमम वैल्यू p + 1 भी है और नीचे p है, और n जो है या p जो है इंफिनिटी जा रहा है, इधर n की जगह आप p लिख लो, p इंफिनिटी को टेंड कर रहा है।
ऊपर एल्जेब्राइक लीनियर फंक्शन, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्जेब्राइक, तो ये पूरी वैल्यू किसको टेंड कर रही है बेटा, 0 को। तो e की पावर 0 जो है फाइनल आंसर किसको टेंड कर रहा है, 1। सो द वैल्यू ऑफ आर लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 1, राइट। सो 1 इज रिटन इन ऑप्शन 3। तो थोड़ा ये इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा हटके अलग क्वेश्चन था। इसका थर्ड ऑप्शन दैट्स व्हाई इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन जनरली हम कम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, इस टाइप के एस्टिमेशन, पर हाँ एडवांस में एक बार थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, पीएनसी का क्वेश्चन, और जहां तक मुझे याद है ऐसे क्वेश्चन पहले भी एक दो बार जरूर जो है मेंस में या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट जिसको हम बेगर्स मेथड नाम से बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन है। टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस such that x into y into z is 2 की power 4. If you prime factorize 24, 2 की power 4 नहीं, sorry 24. If you prime factorize 24, that is 8 into 3, that is 2 cube into 3. अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब देखो x y z में कोई ना कोई 2 का फैक्टर, भाई 2 क्यूब, ये मतलब 2 हमारे पास 3 पड़े हैं, इन तीनों 2 को हमें x y z को डिस्ट्रीब्यूट करना है। x सारे 2 ले जाए चलेगा, y को 1 मिलेगा, z को 1 दे देंगे, मतलब 1 है ना, 1 मिलेगा मतलब 1 दे देंगे। ऐसा हो सकता है एक 2x के पास, एक 2y के पास, एक 2z के पास चले जाए। तो बेसिकली 3 2 है, तीनों 2 अलाइक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स एंड ईच कैन रिसीव नन 1 और मोर। ना भी जाए 2 किसी के पास तो भी चलेगा, भाई प्रोडक्ट हमें तो 24 चाहिए। तो हम बेगर्स मेथड की यूज से 3 थिंग्स, इसकी बात हो रही है, 3 2 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स, ईच कैन रिसीव नन 1 और मोर। तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, n है 3, p कितना n है सॉरी 3, और पर्सन्स भी कितने हैं टोटल 3। तो हमारा आंसर आ गया n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1 से 5c2। अब इसके साथ साथ 3 एक बार पढ़ा है, तो उस एक चीज को भी हमें एक्स वाई जेड में बांटना है। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के वही बेगर्स मेथड लगाया 3c2। तो exactly total combinations, total possible distributions becomes 5c2 into 3c2, that is 30 ways से हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या इतने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, which is written in option number 4। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। So now the next question based on differential equations, ठीक है। मैं ठीक मानूंगा, ठीक ठाक लेवल का है थोड़ा सा, है ना, अच्छे से हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्या है, अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट की स्लोप ये है, मतलब किसी भी पॉइंट पे dy बाई dx जो है कर्व का वो इसके बराबर है। तो वो कर्व और किस पॉइंट से पास करता है, तो बेसिकली कर्व की इक्वेशन तक जाना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। dy बाई dx इक्वल्स टू, अब इसको सजाने की जमाने की हमने प्रोसेस शुरू कर दी। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और नीचे x माइनस 2, तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर की फॉर्मेट बन जाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 8 में से 4 उधार लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 लिख लिया, और x माइनस 2 से नीचे जो है इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तो dy बाई dx बिकम्स x माइनस 2 प्लस y प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अब हम थोड़ी देर के लिए x माइनस 2 को तो मान ले रहे हैं t, और y प्लस 4 को मान लेते हैं u। So dx becomes dt and dy becomes du. तो dy by dx becomes du by dt, ये हमने बना के रख लिया। तो जहां dy by dx है वो आ गया du by dt, x minus 2 की जगह t plus u by t। Now if you observe it, this becomes a linear differential equation. Integrating factor e raised to the power integral minus 1 by t dt, that is e raised to power minus log t, और पावर में जाएगा तो 1 by t। So solution becomes u into 1 by t, कर रखा है सॉल्व, u into 1 by t equals to t into 1 by t, यहाँ पे t था ना, तो t into 1 by t। So u by t equals to t plus c। Now resubstituted the values of u and t, u was y plus 4, t was x minus 2, we get an equation like this। And initially it's given that the curve passes through 0, 0. Put x as 0 and y as 0, will get the value of c as 0। So the equation of curve becomes y plus 4 equals to x minus 2 का whole square, which is a you can say a parabola, shifted parabola। origin shifted है इसका, but हमें check क्या करना है, वो कहाँ से पास करता है। तो just you have to check your options कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर 4, that is 5, 5, if you put 5 plus 4 9, 5,
5,5 ना, 5,5, 5 minus 2 3 का स्क्वायर 9, 9 equals to 9, so 5,5 satisfies it. Correct? That's it. चलिए आगे चलते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल का अगेन वेरी एलिमेंट्री सिंपल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. -1 to 1 वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब. x -1 से 1 जा रहा है, एक्स क्यूब भी -1 से 1 ही जाएगा, गारंटी है, पता है, -1 से 1 लिमिट में. अब क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें इसको दो इंटरवल्स में ब्रेक करना है. -1 से 0 तक एक्स क्यूब -1 से 0 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, गारंटी. सो हमने -1 से 0 एक्स स्क्वायर ई की पावर -1 एंड जब x 0 से 1 है एक्स क्यूब भी 0 से 1 ही होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेटली 0 हो जाएगा. तो हमने इसे e की पावर 0 1 दो पार्ट्स में ब्रेक किया. e की पावर -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, बाहर निकाल के x क्यूब बाय 3 -1 से 0 x क्यूब बाय 3 0 से 1. जस्ट पुट द लिमिट्स एंड सॉल्व इट. वी गेट द वैल्यू ऑफ I as 1/3e plus 1/3 or e plus 1/3e. e plus 1/3e is written in option number 3, so that becomes the correct option. तो अब अगर आप देखो तो बीच बीच में एकदम, अब एक वो लिमिट वाला टफ है तो कुछ क्वेश्चन एकदम आसान से, तो यही चीज हमें जो है वहां पे टाइम मैनेजमेंट के थ्रू सोचनी है और अटेम्प्ट करके सही करके आने हैं क्वेश्चंस. ठीक है, आगे चलते हैं. 20th प्रोबेबिलिटी, एक पहला आया था क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी से मिक्स, ये दोबारा से प्योर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है. व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप, एक शिप से मिसाइल फायर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इज इंटरसेप्टेड रेडार्स वगैरह लगे हैं, कुछ भी लगा है वो उसे इंटरसेप्ट कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो इंटरसेप्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है. And the probability that the missile hits the target given that it is not intercepted. Probability that it hits given it's not intercepted. जब वो intercept नहीं होती है ना, intercepted is 3/4. भाई देखो इंटरसेप्ट नहीं होगी तभी हिट करेगी, इंटरसेप्ट हो गई तो हिट ही क्यों करेगी यार. किसी ने इंटरसेप्ट कर ली तो मिसाइल जाके टकराएगी कैसे, उसको वो पहले से ही जो है क्या कहते हैं डिफ्यूज कर दिया जाएगा या उसको किसी और से स्ट्राइक करके मार के गोलियों से बम से उड़ा दिया जाता है. ठीक है, तो 3 मिसाइल्स इंडिपेंडेंटली, पहली का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, किसी का कोई लेना देना नहीं है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट तीनों हिट करें, ऑल 3 हिट द टारगेट. तो पहली फायर करी वो इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए, इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और उसके बाद भी वो सही हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4. सो 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 3/4, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी सी बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है. तो 2/3 इंटू 3/4 3 टाइम्स का होल क्यूब. व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 1/8. स्वीट एंड सिंपल. 1/8 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1. दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए. So this was all about the single correct types. Now there were 10 questions which were integer type. You had options of attempting any 5. Again your choice became very important कि which questions you selected so that effectively आप सही कर पाते कम से कम टाइम में, right? We will be discussing all the 10 questions. First question. Now a simple, again a question of sequence and progression and again of infinite GP types or a GP, not infinite GP, of a GP question. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें. A1 A2 A3 ऐसे स्क्वायर्स हैं, है ना, फॉर ईच n ग्रेटर देन 1. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ an मतलब n को 1 रखा मान लो, तो A1 की जो साइड लेंथ है वो A2 की डायगोनल की लेंथ है. ठीक है, A2 का जो साइड लेंथ होगा वो A3 की डायगोनल की लेंथ होगी, ऐसा मेंशन्ड है. तो और पहला जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 12 दे रखी है. तो हमें स्मॉलेस्ट n की वैल्यू बतानी है जब an का एरिया 1 से कम हो जाएगा. करना स्टार्ट करते हैं. A1 स्क्वायर साइड लेंथ 12, जो इसकी साइड लेंथ थी A2 की वो डायगोनल की लेंथ है, तो इसकी साइड मैंने x मान ली. तो मैं x लेंथ निकाल सकता हूं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर. तो यहां से x आ गया 12/√2. अब 12/√2 A3 का डायगोनल हो गया. इसकी साइड लेंथ अगर मैं y मान लूं और यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12/√2 का स्क्वायर, तो y आ जाएगा 12/√2 का स्क्वायर. तो यू कैन सी दैट
a GP is forming with common ratio 1/√2. साइड लेंथ्स में GP बन रही है, तो AN जो basically होगा, right, the first term was 12 and A upon basically A into R raised to the power n minus 1, right? A into R 1/√2 raised to the power n minus 1 becomes the side length of our A nth term का जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ आ जाएगी. So it area becomes, जो भी साइड लेंथ है उसका स्क्वायर, तो इट बिकम्स 144 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 एंड इट वांटेड टू बी लेस देन 1, है ना. तो 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 144 स्मॉलेस्ट n की वैल्यू के लिए कब होगा? n की बहुत सारी वैल्यूज के लिए ऐसा हो सकता है, बट सबसे पहले तब होगा जब ये 2 की पावर 8 बनेगा. 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 256. तो पावर 8 तब आएगी जब n 9 रखेंगे. फर्स्ट टाइम 9 के अलावा ऊपर रखेंगे तो हमेशा होगा, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी, राइट. इंटीजर टाइप था, न्यूमेरिकल टाइप, सो 9 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा, ये बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक था, राइट. नेक्स्ट, अगेन मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपने जरूर एरिया अंडर द कर्व पढ़ते टाइम करा होगा सबने सॉल्व. द ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट नंबर ऑफ पॉइंट्स. बिल्कुल सही, नंबर तो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम पूरा ग्राफ बनाए. एंड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल जैसे x इक्वल्स टू π/4 और 5π/4 पे ग्राफ पे आप देख सकते हैं बनाकर, ये बनाया हुआ है. दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x function and this is a graph of cos x function. First they intersect after 0, they intersect at π/4, then in the third quadrant 5π/4. So between any two consecutive points, the area between the two curves वो a है, तो a की पावर 4 कितना होगा? That's nothing but just area between the two curves. Upper curve is sin x, lower curve is cos x. Sin x minus cos x integrate करना है from π/4 to 5π/4. Very simple. π/4 to 5π/4 integrate sin x minus cos x minus sin x. Easily कर लेंगे. Limits रखनी है 5π/4 and π/4 and just you have to calculate it. Calculate करके पहुंचेंगे 2√2 is a. a raised to the power 4 तक जाना था, तो it comes out to be 64. So 64 for this will be the correct answer. राइट. एरिया अंडर द कर्व का अगेन सिंपल, एरिया भी ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल कर्व, सिंपल इंटीग्रेशन, जस्ट प्योर कैलकुलेशंस विदाउट, इफ यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, जल्दबाजी में गड़बड़ ना करो तो बिल्कुल आंसर तक फटाफट पहुंच जाएंगे. चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक्स का मिक्स क्वेश्चन. दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्वेश्चन के हिसाब से एक कोनिक है जिसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है. इट कैन बी अ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला. वो पता चलेगा जब हम उस लोकस की इक्वेशन तक पहुंचेंगे. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ k. एंड फॉर दैट, to eliminate the value of k, what I am doing is √3 kx plus ky equals to 4√3 and I am multiplying this equation by k. तो √3 kx minus ky equals to 4√3 k square. First I will be adding these two equations ताकि ky उड़ जाए. तो उधर से मुझे x मिल गया 2 times k plus 1 by k. 1 I will subtract these two equations जिससे x उड़ गया. तो 2ky इक्वल्स टू, उससे 2ky से y आ गया बेसिकली 2√3 1 by k minus k. k plus 1 by k, 1 by k minus k. तो अगर यहां से 2 डिवाइड कर दूं और यहां से 2√3 डिवाइड करके स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर 1 by k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 by k स्क्वायर प्लस 2, खट सब्ट्रैक्ट k स्क्वायर 1 by k स्क्वायर साफ, k तो एलिमिनेट करना था, तो स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट. जैसे स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड करके 2 और 2√3 को x और y से, x और y को उससे डिवाइड करके, तो x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू, वहां पर 2 आ रहा था, यहाँ -2 सब्ट्रैक्ट किया था ना. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 and 2 we are getting this, and this equation I am obtaining by 3 square minus 4 square. समझ में आ गया? This is third and this is fourth, square and subtract. So this is an equation of a, a hyperbola. So eccentricity e square equals to 1 plus a square by b, 1 plus b square by a square, b square by a square 3 plus 1 4, e square is 4, so e comes out to be 2. Eccentricity हमें पता है पॉजिटिव होती है, so 2 becomes the correct option. ठीक है.
चलिए नेक्स्ट इंटीजर टाइप का फोर्थ क्वेश्चन, मैट्रिसेस से रिलेटेड, अगेन नॉट दैट मच टफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन, इतना मुश्किल नहीं कर सकते हैं। ए इज अ मैट्रिक्स 2x2, सबसे अच्छा तो 2x2 दे रखा है तो बहुत जल्दी होती है कैलकुलेशन, 3x3 में तो फिर भी लेंदी होती है। I2 plus A, I2 is an identity matrix of second order and I2 minus A का inverse, I2 plus A and I2 minus A inverse is this matrix, then we have to find the value of 13A square plus B square if it is an integer type. कॉमन सेंस इंटीजर टाइप है तो फाइनल आंसर इंटीजर आएगा। वन ऑफ द मेथड्स कैन बी अ पुट वैल्यू थ्योरम, वी कैन पुट द suitable value of theta, let's say theta 90, mind it, so it is 45, 0 minus 1 1 0, ये फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे ही फाइंड करा, कंपेयर करा, ए बी आ गया, वैल्यू रखी, कट करके आंसर डेफिनेटली आएगा बेटा, करेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आपको जनरल तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। I2 plus A, I2 is a identity matrix 1 0 0 1, जब I2 plus A आपने करा तो आपको मैट्रिक्स मिला 1 minus tan plus tan 1। I2 minus A करा तो I2 minus A से मैट्रिक्स बन गया। अब हमें I2 minus A का इनवर्स निकालना है। What is the formula of inverse of any matrix? Adjoint of A upon determinant of A. So for that we need the determinant of this matrix, 1 plus tan square theta, that is secant square theta by 2, tan square theta by 2, so 1 plus tan square theta by 2 is secant square theta by 2। ठीक, adjoint of A 2x2 का कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एंड बाकी दो का साइन चेंज कर देते हैं। सो 1 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 1 अपॉन secant स्क्वायर थीटा बाई 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा। सो 1 बाय secant स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया इनटू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है ना, रो बाय कॉलम से दिस इनटू दिस। सो व्हेन यू कंपेयर इट विद अ गिवन मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन में दे रखा था A माइनस बी बी ए बी ऐसा है, तो बेसिकली ये A हो गया, ये B हो गया, A आ गया, इसके साथ भाई कांस्टेंट बाहर डिवाइड हो रहा है तो सबके मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ होता है ना वो, तो यहाँ secant स्क्वायर थीटा बाई 2 secant स्क्वायर थीटा बाई 2। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर सकते हो, कुछ नहीं है, खत्म, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो नीचे भी secant स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, ऊपर भी secant स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, दैट विल बिकम, क्योंकि ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, वैल्यू 1, 13 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूछा था, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 13 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि 1 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका। बाकी पुट वैल्यू थ्योरम मैंने आपको बताया, पुट वैल्यू ऑफ थीटा एप्रोप्रिएट वैल्यू एंड देन यू कैन सॉल्व ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, नाउ अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा एंड लिमिट्स को इन्वॉल्व करके बनाया गया क्वेश्चन है। fx एक पॉलिनोमियल है 6 डिग्री का, जिसका इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी मतलब 1 है, ठीक। fx के अंदर x की पावर 6 है, साथ ही साथ में fx अपॉन x क्यूब की लिमिट 1 मतलब एग्जिस्ट करती है। अब देखो इधर कोई ना कोई x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा, कोई ना कोई x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा, कोई ना कोई x क्यूब आएगा, x स्क्वायर x और कांस्टेंट नहीं आएगा। x स्क्वायर का टर्म हुआ तो x स्क्वायर अपॉन x क्यूब की लिमिट फाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉन में x बचेगा जो 0 टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी ले जाएगा भाई उसको। तो हमारा fx हुआ तो इसी फॉर्मेट का होगा, और इससे हम ये भी बोल सकते हैं जब x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x क्यूब बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, वो तो x को 0 ले जाने पे 0 जाएगा। c जो बचेगा, c की वैल्यू यहां से डेफिनेटली 1 आएगी, c की वैल्यू डेफिनेटली 1 आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू बचती है, उसके लिए हमें डेटा दिया है कि x इक्वल्स टू -1 और 1 पर उसका एक्सट्रीमा है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0 एट 1 एंड -1। चलिए देखते हैं। fx जैसा मैंने आपको बताया, एज्यूम किया, x क्यूब का कोफिशिएंट समझा दिया मैंने 1 क्यों है लिमिट के चक्कर में, और x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। डेरिवेटिव ऑफ दिस वी हैव फाउंड इट, एंड द रूट्स ऑफ डेरिवेटिव, एक्सट्रीमा के पॉइंट्स मतलब रूट्स आर 1 एंड -1। एक बार x को 1 रखने पे 0, एक बार x को -1 रखने पे 0, दो इक्वेशंस आ गई, a और b में सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a और b को रख दिया, मस्त हमारा पूरा फंक्शन फॉर्म हो गया। जैसे ही फंक्शन फॉर्म हुआ
फिर तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 2। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे फाइनल इंटीजर आंसर, योर आंसर विल कम आउट टू बी 144 विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही से पढ़कर इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करके लॉजिक से आगे बढ़ते जाइए, पहुंच जाते हैं आंसर तक। चलिए नेक्स्ट, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आपने सही से पढ़ा है तो जरूर प्रैक्टिस करे होंगे। यू हैड टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मॉड देखते ही ये कहते हैं कि ये डेफिनेटली -½ पे नॉन डिफरेंशिएबल सही है, ये भी -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और ये जो है इसके भी जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आई थिंक 1 and -2 नॉन डिफरेंशिएबल। बट द थिंग इज, द थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से दैट जब हम नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो उस पॉइंट पर क्या होगा, कमेंट कुछ नहीं कर सकते, चेक करना होगा। सो हमें पहले ये फंक्शन डिफाइन करना है डिपेंडिंग ऑन इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। सो वी आर ऑल टुगेदर गेटिंग 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, -½ -2 and -½ -2 and 1, 3 critical points now। ठीक है, 1 1 1 1 1 1, we are getting 1 from here, then we are getting -½ and we are getting -2, right? -2 and -2, right? Total 3 critical points. So we will be forming total 4 cases. 1 when x is greater than 1, सारे मॉड प्लस साइन से खुल जाएंगे, फंक्शन विल बिकम x² - 7। नेक्स्ट -½ से 1, -½ से 1 में दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज दैट यू विल हैव टू चेक बिकॉज इसके क्रिटिकल पॉइंट्स x+2। भाई इसके लिए नंबर लाइन अगर प्लॉट करो तो -2 और 1 था, प्लस माइनस प्लस, सो -2 से 1 के बीच में इसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसको नेगेटिव साइन से खोलेंगे और ये नेगेटिव खोलेगा, ये पॉजिटिव साइन से खोलेगा, तो फंक्शन विल बिकम दिस। -2 से -½ के बीच में ये नेगेटिव हो गया, -2 से -½ राइट, हाँ राइट, -2 से -½ और ऐसे ही ये वाली वैल्यू खुलेगी अलग से, और ये जो है इसका साइन हमें चेक करना होगा, तो फंक्शन ये बन जाएगा। और जब x -2 से छोटा होगा ये दोबारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर हमने उसको ओपन किया तो हमारा आंसर जो है फंक्शन जो है वो बन गया x² + 2x + 3। अब डेरिवेटिव हमने इन सब का डिफरेंशिएशन कर दिया, x² - 7 का हो गया 2x, ऐसे ही इसका हो गया -2x - 2, -2x - 6 and 2x + 2। अब हमने 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x को 1 रखने पे राइट हैंड डेरिवेटिव 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 रखने पे कितना आ रहा है -5, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट 1। फिर चेक करना है, डेफिनेशन चेंज हो रही है -½ पर, सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव फ्रॉम हियर एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फ्रॉम हियर आप चेक करो, अलग अलग वैल्यू आएगी। एंड -2 राइट हैंड डेरिवेटिव -2 पे x को -2 रखा तो -2 आ रहा है वैल्यू, और -2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रखा तो भी -2 आ रहा है, तो वो सेम आ रहे हैं, तो -2 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएबल है। तो -2 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया, क्रिटिकल जहां भी हमने डेफिनेशन चेंज हुई वहां चेक किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के आ रहे हैं, सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट्स में पढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ k these 3 equations has infinitely many solutions। infinite solutions के लिए d, d1, d2, d3 सब 0 होना चाहिए। तो जैसे ही आपने d डेल्टा चेक किया फॉर्म बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z, वो k के इंडिपेंडेंट वैसे ही 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़ा के d1, d2, d3 भी चेक करेंगे। अब देखिए d1 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि d1 में हम x के कोफिशिएंट बढ़ा के ये डालेंगे तो बेटा वो तो वैसे ही 0 आएगा, क्योंकि k तो वैसे ही साफ हो गया। तो हम d2 पे चले जाते हैं, क्योंकि k को तो इन्वॉल्व करना है ना, k की वैल्यू रखनी है, तो हमने यहाँ पे d2 निकाल लिया, x के कोफिशिएंट रखे, y की जगह 1 2 3 रख दिया कोफिशिएंट्स, और z रख के सॉल्व किया। सॉल्व करते ही जैसी सिंपल एक्सपेंशन खटाखट सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी कोई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर 21, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th पे आते हैं। वेक्टर्स का क्वेश्चन है, और जैसा मैं आपको बताऊंगा उस लॉजिक से, उस तरीके से करेंगे तो फास्ट होता है। क्या दिया हुआ है, a b c 3 वेक्टर्स दिए, और r इज अ वेक्टर सच दैट r क्रॉस r इक्वल्स टू c क्रॉस a। अब होता क्या है, अगर आप r को एक वेरिएबल xi + yj + z के मानो और आप r क्रॉस a और c क्रॉस a निकालने बैठो तो क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस लेंदी होती हैं। और जबकि हम इसको ऐसे देखें, यहाँ क्रॉस a
ए बाद में क्रॉस हो रहा है, यहां भी ए बाद में क्रॉस हो रहा है, मैं एक तरफ लिया हूं, आर क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0, तो मैं क्रॉस कॉमन ले सकता हूं, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, तो आर माइनस सी क्रॉस ए 0। अब अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो कोलिनियर है ना, कोलिनियर होते हैं ना, कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, तो मतलब मैं आर माइनस सी को ए की टर्म्स में लिख सकता हूं, तो आर माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आर बिकम्स लैम्डा ए प्लस सी। ठीक, अब आगे हमें दिया है कि आर डॉट बी 0 है, आर डॉट बी 0 है, तो आर का डॉट बी से मतलब लैम्डा ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी 0 होगा। अब हमें ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, सब पता है, तो जैसे आपने ए डॉट बी और सी डॉट बी किया, वैल्यू रखी, डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई 2। कितना फास्ट देखो आप कैलकुलेशन हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है सॉरी, तो लैम्डा आया 2, लैम्डा 2 रखते ही आर हो गया 2a प्लस सी, लैम्डा रखते ही आर हो गया 2a प्लस सी। अब हमसे बोल रहा है आर डॉट ए कितना होगा, तो हमने जब देख लिया आर 2a प्लस सी है, ए से डॉट किया तो 2a डॉट ए दैट इज 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट सी। ए वेक्टर पता है, सी पता है, ए स्क्वायर कर लो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट सी कर लिया, ए का स्क्वायर आ गया बेटा 4156, ए डॉट सी की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया 0 और 6 इंटू 2 12, तो बेसिकली आर डॉट ए स्केलर क्वांटिटी है ही, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 12। सिंपल, ये स्टेप करने से फास्ट कैलकुलेशन होती है, टाइम सेव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए 9th, अगेन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इफ यू रिमेंबर योर क्लास नोट्स, लविंग डिटर्मिनेंट्स, लविंग थिंग्स, देन फास्ट कैलकुलेशंस एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, देखते ही पिक्चर याद आ जानी चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो एक्सपेंशन माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। एक्स वाई जेड रियल सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, किसका एक्सपेंशन लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है और क्वेश्चन के हिसाब से ये भी हमें पॉजिटिव जो है दे रखा है। ठीक है, एंड ए का जो स्क्वायर है वो i3 है, ए का स्क्वायर i3 है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर i3 मतलब i3 का आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1। नाउ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट इसका जब मैं करूंगा, इसका मैंने आपको क्या बताया डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस आएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बिकम्स 1, राइट, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का होल स्क्वायर बिकम्स 1। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी आपको यहां से बताया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया है, ये पॉजिटिव दिया है, तो यहां हमें 1 ही लिखना है, इसको -1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी ने -1 लिखा तो उसका यहां आंसर 5 भी आ सकता है, वो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिए। पॉजिटिव इसलिए दिया है कि यूनिक आंसर है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन टू बी 2, जैसे ही आपने रखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कम्स आउट टू बी 7, दैट्स इट आंसर। अगर एक्सपेंशन पता है इसका तो फास्ट होता है, अदरवाइज आप अगेन इसमें टाइम कंज्यूम कर सकते थे। ठीक है, ज्यादा टाइम लग जाता जो कि हमें नहीं चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इंटीजर टाइप में है ना, अगेन इतना मुश्किल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 5 ही नंबर्स का यूज करना है, रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, एंड डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। ठीक है, तो हम पहले 3 से डिविजिबल वाले निकाल लेते हैं, 5 से डिविजिबल वाले निकाल लेते हैं और उनके कॉमन नंबर्स को हटा देंगे, यूनियन है ना, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन भी हम करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो केस बना लेंगे हम, क्योंकि 3 डिजिट की तो नंबर्स हैं, तो हमने डिविजिबल बाय 3 के केसेस बना लिए। ठीक है, क्या केस बनाए भाई, 3 4 5 हो सकता है, 2 3 4 1 3 5 1 2 3, इसके अलावा 4 केस के अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है।
जब 3 4 5 रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं, है ना, तो हम रिपीट कर ही नहीं सकते और सिर्फ 3 डिजिट के नंबर बनाने, तो इन तीनों को अरेंज करने के 0 वैसे भी नहीं है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो टोटल 24 नंबर्स विल बी देयर which can be formed using 1 2 3 4 5 and divisible by 3. Now we want the numbers which are divisible by 5. तो लास्ट में 5 फिक्स होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 में सिर्फ 5 ही रख सकते हैं, या तो 0 या 5 होता था। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए ऑप्शन अवेलेबल सिर्फ 5 है, तो हमने 5 को रख दिया। अब इन दोनों प्लेसेस को जमाने के लिए हमारे पास 4 into 3 ऑप्शन है, तो टोटल 12 नंबर मिलेंगे। 12 नंबर मिलेंगे 5 से डिवाइड होने वाले। अब 24 और 12 में कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जो 3 से भी डिवाइड हो रहे थे, तो यहां देखो बेटा 5 था ना यहाँ हमारे पास, तो ये जो 5 है, तो ये 3 और 4 को जमाने के 2 फैक्टोरियल तरीके हैं। 5 को फिक्स करना है, कॉमन वाले निकाल रहा हूं, और एक 5 इसमें, तो 1 और 3 को जमाने के फिर 2 फैक्टोरियल। तो वो नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 5 तो फिक्स हो गया, अब या तो 3 4 आएगा या 1 3 आएगा इधर, तो टोटल 4 नंबर और मिलते हैं। तो 24 और 12 में से वो इंटरसेक्शन के 4 नंबर घटा दो, तो टोटल 32 हमारा आंसर आता है। तो ऐसे 32 नंबर्स बनेंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 32। ठीक है, सो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और आपके अगर कोई डाउट्स थे तो वो क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू।